बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस और मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट एपिसोड में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। एक नहायत अहम मौजू पे हम बात कर रहे थे। आज उसी टॉपिक का दूसरा सिलसिला और सेकंड एपिसोड हम उस पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये इतना इंतहाई अहम मौजू है कि जिससे किसी सूरत भी जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता और सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम एक ऐसे मुआहदे पे बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे एग्रीमेंट पे, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो एक रियासत और एक शहरी के दरमियान कायम किया जाता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को, इस इमरानी मुआहदे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 या आईन पाकिस्तान 1973 का नाम दिया गया है। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि इसका प्रीएम्बल क्या अहमियत रखता है, उसका आइन के साथ क्या ताल्लुक़ है और वो किस तरह जो है आइन का एक हिस्सा बनाया गया था, और उस प्रीएम्बल में आइन का तारुफ किस तरह करवाया गया है और आइन के तमाम स्पिरिट को और उसकी तमाम विज़डम को किस तरह यकजा करके एक तस्वीर की शक्ल में जिसमें हमें आइन का मुकम्मल तारुफ और शक्ल व सूरत दिखाई देती है, हमारे सामने रखा गया है। प्रीएम्बल के बाद आज हम इंशाअल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आर्टिकल वाइज समझने की कोशिश करेंगे और मुख्तसरन एक एक आर्टिकल को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आइन के आर्टिकल से पहले कि इस आइन के कितने पार्ट्स हैं और इसमें कितने स्केड्यूल्स मौजूद हैं। जब हम आइन पे गौर करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि आइन पाकिस्तान 12 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। इसके 7 स्केड्यूल्स थे, लेकिन जिनमें से 2 को ओमिट कर दिया गया था और आज इसके 5 स्केड्यूल्स मौजूद हैं। इसका जो पहला पार्ट था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसमें पाकिस्तान का तारुफ मौजूद है, पाकिस्तान की स्टेट का इंट्रोडक्शन मौजूद है, इसके नाम को वाज़े किया गया है, इसके सूबों का तारुफ करवाया गया है और इसी तरह कुछ और बुनियादी आर्टिकल्स जो एक शहरी की ज़िंदगी से रिलेटेड और मुत्तसिल हैं उनका ज़िक्र किया गया है और उनकी वज़ाहत की गई है। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट को जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट है, ये कंसिस्ट करता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 6 तक। यानी ये पाकिस्तान के आइन का जो पहला हिस्सा है ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 6 तक मुश्तमिल है। अब हम इसको आर्टिकल वाइज जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 1 से लेके 6 तक हमें आइन पाकिस्तान हमें क्या मालूमात देता है। आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें 5 अहम चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है या 5 वजाहतें पेश की गई हैं, 5 मालूमात हमें दी गई हैं और इसमें 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको समझना और याद रखना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ जो इस आर्टिकल 1 में बताई गई है वो ये बताई गई है कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक की सूरत में होगा, यानी पाकिस्तान एक जमहूरी वतन होगा, एक जमहूरी मुल्क होगा और इसे आइन की ज़ुबान में जमहूरिया कहा जाएगा। दूसरा, इस आइन इसी के साथ इस रिपब्लिक की डेफिनेशन करते हुए और इसको एक्सटेंड करते हुए इसका नाम पाकिस्तान का जो है वो आइन में जो पाकिस्तान का नाम दर्ज किया गया इस रिपब्लिक होने के हवाले से, वो ये दर्ज किया गया कि पाकिस्तान का जो आइनी और सरकारी नाम होगा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होगा। दूसरी जो चीज़ इस आर्टिकल 1 में हमारे सामने पेश की गई है वो ये की गई है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन की हैसियत से होगा, यानी इसमें फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो तर्ज़ हुकूमत होता है या फेडरेशन
हम उस निज़ाम को कहते हैं जो किसी मुल्क में डिवाइडेड पार्स का तसव्वुर देता है, यानी इसमें इख्तियारात की तकसीम हमें नज़र आती है। कुछ इख्तियारात वफाक के पास होते हैं और कुछ इख्तियारात उसके अंडर जो सबऑर्डिनेट एरियाज़ होते हैं, चाहे वो स्टेट की सूरत में हो सकते हैं या प्रोविंसेस की सूरत में हो सकते हैं, सूबों की सूरत में हो सकते हैं। चूँकि हम इस वक्त पाकिस्तान के आइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वो प्रोविंसेस की सूरत में हैं, सूबों की सूरत में हैं। तो कुछ इख्तियारात जो हैं वो वफाक के पास और कुछ सूबों को मुंतकिल किए जाते हैं, और इस तरह इख्तियारात की एक हमें तकसीम दिखाई देती है। जिस तरह 1956 का आइन हम देखते हैं और उसके बाद 1962 का आइन भी देखते हैं, और इसके साथ हम वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखते हैं जिसे हम करारदाद मकासद के नाम से जानते हैं, जो 1949 में दी गई थी। इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स में ये जो आइनी और दस्तूरी दस्तावेज़ात हैं, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, हमें पाकिस्तान एक फेडरेशन की सूरत में दिखाई देता है। इसके बाद इसी आर्टिकल में जो तीसरी चीज़ हमें मिलती है वो ये मिलती है कि 25वीं तरमीम के ज़रिए जो 25th अमेंडमेंट थी, उसके ज़रिए इसमें एक तब्दीली की गई आर्टिकल 1 में, और उस तब्दीली के ज़रिए फाटा को KPK का हिस्सा बनाया गया। और ये तब्दीली करते हुए ये फाटा का जो एरिया था, इसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली वो पाकिस्तान की फेडरेशन का हिस्सा बना दिया गया, और इसे पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा यानी KPK का हिस्सा बनाते हुए इसमें ज़म कर दिया गया था, और इस वक्त फाटा इस सूबे का बाकायदा एक हिस्सा है। चौथी जो चीज़ ये आर्टिकल 1 हमें कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है वो ये बताता है कि इस्लामाबाद की जो हैसियत होगी वो एक कैपिटल टेरिटरी की होगी। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा होगा, पाकिस्तान का कैपिटल होगा, और ये किसी सूबे का उस तरह हिस्सा नहीं होगा जिस तरह बाकी शहर किसी न किसी सूबे का हिस्सा हमें दिखाई देते हैं। इसकी एक अलहदा एक डिफरेंट एंटिटी होगी, और ये एक अलग हैसियत का हामिल होगा, और ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा और कैपिटल होगा। पांचवी चीज़ जो आर्टिकल 1 में हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान के पास, मजलिस शूरा के पास ये इख्तियार है कि वो जिस एरिए को, जिस शहर को, जिस सिटी को भी चाहे वो फेडरेशन में दाखिल कर सकती है, उसे किसी सूबे में ज़म कर सकती है और उसे इंक्लूड कर सकती है। इसके बाद आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम देखते हैं। आर्टिकल 2 हमें ये बताता है कि इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया है, इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। इस आर्टिकल के मुताबिक इस्लाम को पाकिस्तान का सरकारी मज़हब करार दिया गया है, और इसमें 1985 में एक अमेंडमेंट की गई, एक तरमीम की गई, जिसके ज़रिए इस आर्टिकल 2 में 2A की शक्ल में एक तरमीम करते हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 में पास की गई थी, जिसे हम करारदाद मकासद के नाम से जानते हैं, उसे बाकायदा इस आइन का हिस्सा बना दिया गया था, और उसे प्रीएम्बल में शामिल कर दिया गया था, और प्रीएम्बल को इस पाकिस्तान का आइन का हिस्सा बना दिया गया था। इससे पहले 1956 का आइन हो, 1962 का आइन हो, ये इन दोनों दसातीर में, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थी, ये इसके प्रीएम्बल के लिहाज से एक अलग हैसियत रखती थी, और प्रीएम्बल चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होता था, लिहाजा 1985 में इसमें एक तरमीम करते हुए बाकायदा इसको इसके प्रीएम्बल का हिस्सा बनाया गया, और अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये करारदाद मकासद बाकायदा पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है, और इससे अलग कोई चीज़ नहीं है। इसके बाद आर्टिकल 2B हमारे सामने जो वजाहत पेश करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 2B कहता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कुरान एंड सुन्ना जो है वो पाकिस्तान में उसको मुमकिन बनाया जाएगा,
قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ پارلیمنٹ آف پاکستان کسی قسم کا کوئی قانون ایسا نہیں بنائے گی جو قرآن و سنت کی روشنی میں نہ بنایا گیا ہو، جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، جو قرآن و سنت سے کانٹراڈکٹ کرتا ہو۔ لہٰذا اس آرٹیکل کے مطابق قانون سازی جب بھی کی جائے گی تو آئینی طور پر یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ جب قانون بنایا جائے گا تو اس میں جو بالادست پرنسپل ہوگا، جو اس میں رول پریویل کرے گا، جو جس رول اور جس قاعدے اور ضابطے کی روشنی میں قانون سازی کی جائے گی، وہ رول قرآن و سنت ہوگا، اور قرآن و سنت کو بحیثیت قانون بالادستی حاصل ہوگی، اور جتنے قوانین بنائے جائیں گے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے جائیں گے۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 3 ہمارے سامنے جو کانسیپٹ پیش کرتا ہے اور جو رول پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایلیمینیشن آف ایکسپلائٹیشن، کسی قسم کا استحصال روا نہیں رکھا جائے گا، استحصال کا ماحول پیدا نہیں کیا جائے گا، استحصال کو ختم کیا جائے گا، اس کا خاتمہ کیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اور زبان کی بنیاد پہ، رنگ و نسل کی بنیاد پہ، کسی علاقے کی بنیاد پہ کسی قسم کا کوئی فرق روا نہیں رکھا جائے گا۔ شہریوں کے درمیان کسی بھی لحاظ سے ان کا استحصال نہیں کیا جائے گا، اور کسی بھی لحاظ سے ان کے کسی حق کی تلفی یا ان کے رائٹس کی وائلیشن نہیں کی جائے گی۔ یعنی اس آرٹیکل 3 کی روشنی میں ہمیں یہ میسج میں دیتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ پاکستان کا شہری چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی فکر اور سوچ سے تعلق رکھتا ہو، کسی سیاسی نظریے سے تعلق رکھتا ہو، کسی رنگ و نسل کا حامل ہو، کسی زبان بولنے والا ہو، یا کسی بھی علاقے یا صوبے کا رہنے والا ہو، قانون کے مطابق اسے ایک نگاہ سے دیکھا جائے گا، ایک نظر سے دیکھا جائے گا، اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا بحیثیت شہری، اور اس کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، اور اس کے رائٹس کی وائلیشن نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے آرٹیکل 4 کے نام سے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اس میں وہ ڈیو پروسیس آف لا کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ڈیلٹ ان اکارڈنس ود لا۔ یہ وہ کانسیپٹ اور پرنسپل دیتا ہے کہ شہری جو بھی ہوگا، اس کی شہرت کو، اس کی عزت کو، اس کی باڈی کو، اس کی پراپرٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور اگر کسی شخص کو اس کے کسی رائٹ سے، اس کے زندگی کے رائٹ سے، اس کی شہرت کے رائٹ سے، اس کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کی رائٹ سے، یا اس کے جان یا اس کی پراپرٹی کے لحاظ سے اگر کوئی چیز سے اسے کسی حق سے اسے محروم کرنا مقصود ہوگا، تو آئینی طریقے سے اور قانونی طریقے سے وہ حق اس کا لیا جائے گا۔ کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں دیا گیا کہ آپ کسی کی شہرت پر غیر قانونی طریقے سے داغ لگانے کی کوشش کریں، یا اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کریں، یا اس کی جان اور مال پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، یا اس کے کسی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کریں، یا یہ حق اس سے چھیننے کی کوشش کریں۔ اس آرٹیکل کے مطابق اگر کسی شہری کا کوئی حق سسپینڈ کیا جائے گا تو وہ آئینی طریقے سے کیا جائے گا، وہ کورٹ آف لا کے طریقے سے کیا جائے گا، اور وہ قانونی طریقے سے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی شہری سے اس کا حق اس سے نہیں چھینا جا سکتا، اور نہ ہی کسی حق سے اسے محروم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمارے سامنے یہ رول اور یہ کانسیپٹ رکھتا ہے کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف دا لینڈ۔ یہ آرٹیکل ہر شہری پر کچھ پابندیاں لگاتا ہے، اور اسے اخلاقی اور قانونی اور آئینی اور دستوری طور پر پابند بناتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری پاکستان کی ریاست سے وفاداری کرے گا، پاکستان کا ہر شہری اس بات کا پابند ہے اخلاقاً اور دستوراً اور قانوناً کہ وہ پاکستان کے آئین کی اطاعت کرے گا، پاکستان کے آئین کی فرما برداری کرے گا، اور پاکستان کے آئین اور اس کی ریاست سے وفادار رہے گا، لائلٹی دکھائے گا، بے وفائی نہیں کرے گا۔ یہ ہر شہری کی ایک ذمہ داری قرار دی گئی۔ اور اس کے بعد
इस पार्ट फर्स्ट का जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो आखिरी आर्टिकल है वो आर्टिकल 6 है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसे भी हम मुख्तसरन देखेंगे। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई शख्स, कोई इंसान, कोई शहरी पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के आइन में कोई तब्दीली, कोई तरमीम और इसके बेसिक स्ट्रक्चर को इस तरह तब्दील करने की कोशिश करे कि वो गैर आइनी तरीका हो, वो गैर कानूनी तरीका हो, तो ये समझा जाएगा कि उसने आइन को तोड़ा है, उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है। और जो शख्स भी पाकिस्तान के आइन में गैर कानूनी तरीके से और गैर आइनी तरीके से तरमीम करने की कोशिश करेगा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, इसकी अंदर इस तरह तब्दीली करेगा कि इसका आइन इजाज़त नहीं देता और इसकी कानून भी इजाज़त नहीं देता, तो वो पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी के जुर्म का इर्तिकाब करेगा, वो आइन पाकिस्तान को तोड़ने का इर्तिकाब करेगा। और इस पाकिस्तान के आइन को तोड़ने का जो जुर्म है, इसकी जो खिलाफ वर्जी का जुर्म है, इसे जो वायलेट करने का जुर्म है, उसे आइन की ज़ुबान में संगीन गद्दारी का जुर्म करार दिया गया और बाकायदा इस पर सज़ा तजवीज़ की गई। तो ये पाकिस्तान के आइन का फर्स्ट पार्ट था, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जिसको हमने डिस्कस किया। ये आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 6 तक ये मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में फ़र्दर आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे फ़हम में ये बात आ सके कि वो मुआहदा, वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो दस्तूर पाकिस्तान की सूरत में हमने अपनी रियासत के साथ किया है, हमने अपने आइन के साथ और गवर्नमेंट के साथ किया है, उसमें हमारे कंधों पर क्या ज़िम्मेदारियाँ और क्या ड्यूटीज़ बनती हैं, जिन्हें अदा करना बहैसियत शहरी हम पर लाजिम है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।